Good morning, student. Today I will start the next lecture of the electricity made by नीतीश वर्मा, लेक्चर नंबर 5। तो आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ जो हो एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया था। एक बहुत बड़ी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कवर किया था, इन्वेंशन किया था, जो जिसके वजह से आज हम लोग जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में जो है। तो ओम्स लॉ ने जब इस रिलेशन के बारे में बताया था, मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो बहुत ज़्यादातर इनका यूज़ हम लोग अपने मतलब इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को यूज करने में करते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ओम्स लॉ gives a relationship between current and potential difference. Potential difference, you can say that the voltage of the particular conductor. तो हम लोग आज हम लोग ओम्स लॉ में हम लोग क्या रिलेशन होता है करंट और वोल्टेज के बीच में, इन्होंने इस रिलेशन को डिस्क्राइब किया था ओम्स लॉ में। तो एक हम नो द डिफिनेशन ऑफ द ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर जो एक वर्ड कह गई है कांस्टेंट के लिए, यानी टेम्परेचर को हमको फिक्स करना है। मतलब टेम्परेचर फिक्स करने का मतलब वेदर, जैसे किसी पर्टिकुलर मौसम में अगर हम करते हैं या वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है या कोल्ड होता है, तो उस पोजीशन पर ये थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हम टेम्परेचर को फिक्स करें, मतलब कांस्टेंट करते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके अगर किसी भी करंट को किसी कंडक्टर में अगर हम फ्लो करते हैं, तो कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द इंड्स। तो जो करंट होता है वो वोल्टेज के या पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द इंड्स ऑफ द वायर। नेक्स्ट जिसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है, इफ़ आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, सपोज दैट कि अगर आई का करंट जो है किसी कंडक्टर में फ़्लो हो रहा है और उस कंडक्टर का जो वोल्टेज है वो वी है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ जैसा हम करंट सप्लाई करते हैं या जैसा हमारा करंट होता है वैसा ही वोल्टेज होता है। तो ओम्स लॉ ने यही बताया था कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। देखिए, ये सही भी है। आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कि जैसा वोल्टेज होता है वैसा करंट होता है, या जैसा करंट होता है वैसा वोल्टेज होता है। अगर आपका वोल्टेज बहुत लो है तो जाहिर सी बात है करंट बहुत लो होगी। कभी कभी देखते हैं कि बल्ब का सिर्फ फिलामेंट ही जलता है, या आपका मोटर, टीवी, फ्रीज नहीं चलता है, तो कहते हैं कि यार वोल्टेज बहुत लो हो गया है। तो जाहिर सी बात है करंट बहुत धीरे है, बहुत स्लो है। तो करंट अगर स्लो होगी तो वोल्टेज भी स्लो होगा, करंट अगर ज़्यादा होगी तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो यही ओम्स लॉ ने बताया था कि जैसा हम करंट को सप्लाई करेंगे वैसा हमारा वोल्टेज होगा उस कंडक्टिंग वायर में। तो इफ़ आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं, यानी जब हम करंट को सप्लाई करते हैं या फ्लो कराते हैं उस कंडक्टिंग वायर में, तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहा है, मतलब ज़्यादा हीट ना हो, या अगर हीट हो तो बहुत ज़्यादा हीट हो, तो उसमें हम फ्लो करा दें। कोल्ड है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या कोल्ड हो, तो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू आई, वेयर आर इज अ कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, इस जो आर की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द नेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर। यानी उस वायर का, यानी उस तार का क्या नेचर है। नेचर का मीन्स अगर वो वायर सिल्वर का बना है, या वो गोल्ड का बना है, या फिर एल्युमिनियम का बना है, या फिर कॉपर का बना है, या फिर आयरन का बना हुआ है, तो जैसा उसका नेचर होगा वैसा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। उसकी लेंथ कितनी है, छोटी है, बड़ी है, उस तार की मोटाई कितनी है, और
किस टेम्परेचर पर हम रखे हुए हैं उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा जो है। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, सो V इज इक्वल टू R इंटू आई, या इसको लिख सकते हैं R इंटू आई इज इक्वल टू V, तो वेयर R इज इक्वल टू V अपॉन आई। सो वी कैन से डैट, हम रेजिस्टेंस की डिफिनीसन भी यहाँ से लिख सकते हैं, बता सकते हैं वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो हम रेजिस्टेंस की डिफिनीसन क्या हो सकती है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस applied between the ends of a conductor and the current following through its a constant quantity called resistance. Yeah, we can say that the ratio of the voltage and current of the conducting wire is known as the resistance of that wire. अगर रेशियो जो होता है वोल्टेज और करंट का, वही हमारा उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस होता है। तो वी हैव जस्ट रिटन एज V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, या V अपॉन आर इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से अब देखिए V अपॉन आई की वैल्यू R के बराबर है, या V अपॉन आर को V अपॉन आर कर सकते हैं, तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I के बराबर हो जाएगी। तो इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द रिलेशन डैट, इस रिलेशन से क्या निकल के आता है, द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, यानी ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। यानी हम लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी जैसा हमारा करंट, अगर करंट बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट अगर घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा। यानी जैसा करंट सप्लाई करेंगे वैसा वोल्टेज हमको मिलेगा। और सेकेंड रिलेशन क्या हो सकता है, द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी करंट की जो वैल्यू होगी वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी लिख सकते हैं कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन R, ये हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं जो है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है I की वैल्यू कम होगी, और R की वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो उस कंडक्टिंग वायर में करंट को फ्लो करने पे रोकता है। दैट इज रेजिस्टेंस जो एक विलेन का काम करता है, जिसकी वजह से वो करंट को उस वायर में फ्लो करने से रोकता है। R की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर R की वैल्यू कम होगी तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी किसी वायर में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर किसी वायर में करंट आसानी से फ्लो हो रहा है जाहिर सी बात है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। यानी वो तार जिसमें करंट आसानी से फ्लो होगी वो तार जल्दी गर्म नहीं होगा, और जिसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होगी वो तार जल्दी से गर्म हो जाएगा। यानी जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तार उतना ही गर्म हो जाएगा। यानी अब हम कहते हैं कि सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी जाहिर सी बात है सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो उस वायर में करंट अच्छा से फ्लो होगा। और यही बात करते हैं अगर हम आयरन की, तो आयरन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आयरन में करंट फ्लो तो होता है लेकिन वो तार बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।